Hello students, my name is Siddharjan, a faculty from Harcourt Butler Technical University Kanpur. This is the fifth lecture of Unit 4th, ठीक है, जिसमें हम स्टिफनेस मेथड के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने सारी क्लासेस जो 4 क्लासेस की उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मेथड और स्टिफनेस मेथड के बारे में बात की अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन प्रीवियस क्लास में हमने स्टिफनेस मेथड के बारे में बात की थी, छोटा सा जो आइडियल एग्जाम्पल होता है उसके बारे में बात की, उसको समझा। नाउ आज हम चारों केसेस स्टैंडर्ड केसेस हमने पढ़े थे उसको अप्लाई करेंगे और एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें चारों केसेस अप्लाई हों और उसको कैसे सॉल्व करें, यानी कि उसकी स्टिफनेस मेथड कैसे बनाएं, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें सपोर्ट कंडीशंस हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास एक बीम है, सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक। यहाँ पर हम 1 2 3 4 लिखने जा रहे हैं। दिस इज़ 1 डायरेक्शन, दिस इज़ 2 डायरेक्शन, दिस इज 3 डायरेक्शन एंड दिस इज 4 डायरेक्शन, ठीक है। तो 4 डायरेक्शन हमने दिखाई हैं। 4 डायरेक्शन दिखाई तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो स्टिफनेस मैट्रिक्स बनने वाली है वो 4/4 की होगी। तो जो स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारी 4/4 की है तो उसको हम बना लेते हैं। तो के आई जे की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, के आई जे, ठीक है। और कॉलम बाई कॉलम हम सबको सॉल्व करेंगे। तो के आई जे हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी K11, K12, K13, K14, K21, K22, K23, K24, K31, K32, K33, K34। काफ़ी बड़ी मैट्रिक्स होने वाली है, लेकिन ये काफ़ी इजी तरीके से समझेंगे क्योंकि हमने स्टैंडर्ड केस पढ़ लिए हैं, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड केस नहीं पढ़ते, अगर यही चीज़ हम फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के साथ करते तो काफ़ी बड़ा काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाता। लेकिन अगर स्टिफनेस मेथड्स की बात करें तो इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा क्योंकि हम स्टैंडर्ड केस को अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। तो सिंगल लाइन में सारे जो स्टिफनेस के कंपोनेंट है वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ हमारे पास जो रो होगी वो होगी K41, K42, K43, K43 और K44, ठीक है। दिस विल बी द स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर दिस क्वेश्चन 4/4। अब ये 4 चीज़ें क्या है, ये डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि इन डायरेक्शंस में हमको यूनिट डिस्प्लेसमेंट देना है और फोर्स कंपोनेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द कॉलम 1, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी तरीके क्लियर होंगी। तो पहले कॉलम से शुरू करते हैं। पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम का मतलब है कि हम डिस्प्लेसमेंट कहाँ देंगे, डिस्प्लेसमेंट देंगे पहली डायरेक्शन में, यूनिट वो भी, ठीक है। तो पहले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, बाकी सबको हम इग्नोर करते हैं, नहीं बोलते अभी, पहले वाले देखते हैं। यानी पहले डायरेक्शन में हमको ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, डिफ्लेक्शन दे रहे हैं ऊपर की तरफ, कोई सपोर्ट कंडीशन नहीं दी है तो हमेशा ध्यान रखना कि फिक्स एंड दोनों तरफ मानना है। तो इस तरीके से ऊपर दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज द फिक्स बीम, ठीक है। और ये होगी हमारे पास डेल्टा। ये अगर डेल्टा है ऊपर की तरफ तो उसके कारण जो मूवमेंट प्रोड्यूस होने वाला है यहाँ पर वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा इस डायरेक्शन में 6EIL² इंटू डेल्टा। सिक्स ई आई डेल्टा इंटू L², ठीक है। इसी का साथ देगा इसका दूसरा भाई, इसको बोल देते हैं हम A पॉइंट, इसको बोल देते हैं B पॉइंट। इसका दूसरा भाई इसी की डायरेक्शन में वो रहेगा इस तरीके से 6EIL² इंटू डेल्टा। दिस विल बी द मूवमेंट एट अनदर पॉइंट, ठीक है, A एंड B। अब इसी के साथ रिएक्शंस भी हमको अगर याद हो, इस केस में रिएक्शंस भी कुछ आती थी। रिएक्शंस का नेचर कैसा होता था, रिएक्शंस का नेचर होता था इस मूवमेंट की जो डायरेक्शन है, इस दोनों मूवमेंट की डायरेक्शन है इसके अपोजिट। तो ये मूवमेंट आप देख पा रहे होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो फोर्सेस के कंपोनेंट होंगे वो क्लॉकवाइज होंगे। तो क्लॉकवाइज कैसे हो सकते हैं, कह सकते हैं इस तरीके जा रहा है तो यहाँ हो जाएगा बेसिकली
ये इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो हम इधर इसको मूव करा देते हैं, इसको इधर मूव करा देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको अपोजिट बनाते हैं, अब सोचते हैं थोड़ा अपोजिट बनाते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये देखोगे तो आप इसका नीच फॉलो कर रहा है, इस मूवमेंट को साथ मूव कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, इसके अपोजिट नेचर फॉलो करेगा। इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। तो जो आर रिएक्शंस की जो नेचर होगा वो हो जाएगा इस फॉलो में, क्योंकि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा क्लॉकवाइज, तो इसको कैंसिल आउट कर देगा। ये मूवमेंट्स की वैल्यू हमको पता है इतनी आती थी, और हमको रिएक्शंस की वैल्यू पता है कितनी आती थी। रिएक्शंस की वैल्यू यहाँ पर आ जाती थी 12 EI डेल्टा बाई एल क्यूब, यहाँ पर भी सेम 12 E। अब नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्शन यहाँ शो कर दी है अच्छी तरीके से। अब फोर्स और मूवमेंट कंपोनेंट सारे आ चुके हैं, बस अब स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास पहला क्या है, K11, पहला क्या है K11। K11 का मतलब है कि पहले डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, ठीक है, यूनिट मतलब वन डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ड्यू टू द वन डायरेक्शन में लगने वाला डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वन डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा था, ऊपर डायरेक्शन में है तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा दे दिया, फोर्स क्या हो जाएगा, ये सामने दिया हुआ है। क्या वही डायरेक्शन में फोर्स लगा हो जिस डायरेक्शन में हमने इनिशियली स्टार्ट किया, या बेस बिल्कुल हमने ऊपर डायरेक्शन में एंड एज्यूम किया है, ऊपर डायरेक्शन में यहाँ पर रिएक्शन आ रही है, तो K11 के लिए हो जाएगी पॉजिटिव 12 EI अपॉन एल क्यू, ठीक है। यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, केस बना दिया, आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं K12 की, K21 की। K21 क्या है, K21 का मतलब है कि फोर्स और फोर्स कंपोनेंट इन टू डायरेक्शन ड्यू टू द डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन, यूनिट डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन। टू कंपोनेंट हमारे पास क्या है, टू कंपोनेंट हमारे पास ये रहा इस डायरेक्शन में, मीन्स इस डायरेक्शन में क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट देखो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर मूवमेंट आ रहा है, ये वाला डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मूवमेंट आ रहा है। तो K21 की वैल्यू हो जाएगी, सिंपल है 6 EI बाई एल स्क्वायर नेगेटिव का। आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा क्या है K31, वही मतलब है 3 पर फोर्स ड्यू टू द 1 पर यूनिट रिफ्लेक्शन। तो 3 हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास है ऊपर के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। तो यहाँ पर डायरेक्शन, और लेकिन दिक्कत है यहाँ पर जो फोर्स कंपोनेंट है वो नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -12 EI बाई एल क्यूब, सॉरी एल स्क्वायर नहीं होगा, ये एल क्यूब ठीक है। और लास्ट K41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको यहाँ लिख देते हैं। K41 का मतलब है फोर डायरेक्शन में फोर्स कंपोनेंट ड्यू टू द वन डायरेक्शन में लोड कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, ये 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास है इस डायरेक्शन मूवमेंट। तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 EI बाई एल स्क्वायर पॉजिटिव का, ठीक है। चारों आपको स्टेपनेस कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरा कॉलम बनाते हैं, दूसरा कॉलम बनाते हैं। दूसरा कॉलम कैसे बनेगा, दूसरा कॉलम में क्या दे रहा है, तो दूसरा कॉलम की डायरेक्शन देखें, दो की डायरेक्शन देखें तो रोटेशन देने की कोशिश कर रहा है, और रोटेशन के लिए केवल एक ही केस हमने पढ़ा है। वो केस क्या है, जिसमें हम एक पॉइंट को हिंज कर देते थे, दूसरे को फिक्स कर देते थे, और इस पॉइंट पर हम देते थे, सॉरी इस पॉइंट पर हम देते थे यूनिट स्लोप। यूनिट स्लोप के कारण, ठीक है, यूनिट स्लोप के कारण दे दिया। यूनिट स्लोप के कारण इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता था, इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता था हमारे पास 4 EI बाई एल इंटू थीटा पी का मूवमेंट, और ये मूवमेंट है, इसके अपोजिट हमारे पास रिएक्शन प्रोड्यूस हो जाती थी, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, यहाँ पर अगर मूवमेंट प्रोड्यूस हुआ है तो हम जानते हैं कि अगर फार एंड हमारा हिंज फिक्स है तो इसका आधा पार्ट यहाँ चला जाता था, आधा पार्ट यहाँ पर चला जाता था, आधा पार्ट चला गया तो उसका हमारे पास नेचर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। आधा पार्ट क्या हो जाएगा, 2 EI बाई एल इंटू थीटा पी, ठीक है। हम सभी जानते हैं इसकी डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज शो करेगा। 6 EI बाई एल स्क्वायर इंटू डेल्टा, बिल्कुल सही है, 6 EI बाई एल स्क्वायर इंटू डेल्टा, ठीक है। ये केस क्लियर हो गया, केस पूरा केस बना लिया पूरा
फोर्स से मूवमेंट कंपोनेंट बना लिए। अब बनाते हैं हम स्टिफनेस मेंबर्स। तो K11 की वैल्यू, K12 की वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं K12 से। K12 क्या होगा? K12 का मतलब क्या है कि सेकंड डायरेक्शन में लगने वाला यूनिट डिस्प्लेसमेंट, जैसे कहा वन डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू, वन डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू कितनी है? वन डायरेक्शन फोर्स की वैल्यू लगी थी ऊपर की डायरेक्शन में। अगर हम केस देखें तो ये क्या था, ये कुछ इस तरीके से था 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर लोड आ रहा है नीचे डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -6EI/L²। कोई दिक्कत नहीं, हो गया, सिंपल आ गया। K22 तो सेम ही है, ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, सेम जा रहा है, तो 4EI/L, सिंपल सा, ठीक है। K32 क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 डायरेक्शन में फोर्स ड्यू टू द लोड एट 2 डायरेक्शन, यूनिट लोड एट 2 डायरेक्शन। तो 3 डायरेक्शन हमारे पास क्या है? ऊपर डायरेक्शन जाने वाला, और यहाँ फोर्स के ऊपर डायरेक्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6EI/L², ठीक है। और लास्ट हमारे पास आ जाएगा K42। K42 यानी कि यूनिट डिफ्लेक्शन इन 2 डायरेक्शन, फोर्स इन 4 डायरेक्शन ड्यू टू द यूनिट डिफ्लेक्शन इन 2 डायरेक्शन। वो इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट की डायरेक्शन में आ रहा है, वो आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -2EI/L²। आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि यहाँ पर 2EI/L थीटा भी कैसे आया। मैंने केस में नहीं दिखाया था, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में ये एग्जिस्ट करता है। हमने मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा था, जिसमें हम जानते थे कि अगर फार एंड हमारा फिक्स होता है तो हाफ ऑफ द मूवमेंट, ठीक है, हाफ ऑफ द मूवमेंट हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है विदाउट चेंजिंग द साइन चेंज, ठीक है। बट अगर फार एंड हमारा हिंज होता था तो कोई भी मूवमेंट हमारा ट्रांसफ़र नहीं होता था। तो ये वही इसी तरीके से यहाँ पर मूवमेंट ट्रांसफ़र कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि इस क्वेश्चन में उस डायरेक्शन में मूवमेंट कंपोनेंट दिया गया है, इसीलिए हमने ट्रांसफ़र करके दिखाया, क्योंकि उसका यूजिबिलिटी यहाँ पर थी, ठीक है, यूज थी, इसीलिए हमने निकाला। तो चारों हमारे पास इस दूसरे कॉलम के चारों स्टिफनेस कंपोनेंट हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड कॉलम की तरफ, ठीक है। थर्ड कॉलम को अगर आप देखें, अगर हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन को बनाएं, यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट को अगर आप देखें, फोर्थ को, तो थर्ड और फोर्थ 1 और 2 का अपोजिट है, वही है, लेकिन दूसरी तरफ से शिफ्ट हो गया है। फर्स्ट में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था वो 1 पॉइंट या ए पॉइंट पे बोल सकते हैं, लेफ्ट पार्ट पे, लेकिन 3 में वो राइट पार्ट पे हो गया। तो उसी चीज़ को हम रिपीट करते तो आसान रहेगी चीज़ों को। तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 पॉइंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन देने की कोशिश करेंगे। तो 3 पॉइंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन देंगे तो ये हमारे पास बन गया फिक्स, ये भी बन गया फिक्स, और यहाँ पर हम देंगे एक डिफ्लेक्शन डेल्टा पार्ट दे दिया, तो इसका एक अपोजिट, एक मतलब एक्शन का रिएक्शन देगा, एक मूवमेंट आ जाएगा 6EI/डेल्टा इसका भाई साथ ही इस दूसरे एंड पर मदद करेगा उसी डायरेक्शन में, जो हो जाएगा 6EI/डेल्टा ये युद्ध हो रहा है, युद्ध की तरह समझा तो समझ में आ जाएगा। ये इन दोनों भाइयों ने एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू किया, तो इसको अपोज करने के लिए रिएक्शंस बाहर आएंगे, रिएक्शंस आएंगे जो इन डायरेक्शन के अपोजिट लगने की कोशिश करेंगे। ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, तो रिएक्शंस यहाँ पर आएंगे जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको अपोज करने की कोशिश करेंगे। तो भैया रिएक्शन आ गया अपनी फौज लेके, एक इधर आ गया रिएक्शन, एक नीचे आ गया। यहाँ की वैल्यू होगी हमारे पास 12EI/L³ इंटू डेल्टा, और यहाँ की वैल्यू हो गई 12EI/L³ इंटू डेल्टा, ठीक है। सारे हमारे पास फौजी वगैरह तैनात हो गए, सारे चीज़ें सेम एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास अब बांट गया, इसका अपोजिट आया, इसका नीचे इधर आया, इसका अपोज करने के लिए ये आ गए, ठीक है। तो इसका क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक, बिल्कुल सही है, सारी चीज़ सही हो गई। बस फोर्स कंपोनेंट, मूवमेंट कंपोनेंट लिख लिए। अब स्टिफनेस मैट्रिक्स कंपोनेंट की वैल्यू बारी आ गई, तो बाकी वैल्यू को लिख लेते हैं। तो क्यों अब स्टार्ट करते हैं अपन K13, K23, K33
और K43 के बारे में, ठीक है। तो K13 की वैल्यू निकालते हैं। K13 क्या होना चाहिए? K13 का मतलब क्या है? 3 डायरेक्शन में यूनिट डिफ्लेक्शन दे रहे हैं, जैसे कहाँ 1 डायरेक्शन में फोर्सेस की वैल्यू क्या होगी। तो 1 डायरेक्शन क्या थी, ऊपर जा रहा है वो ऊपर, और फोर्स जा रहा है। तो 1 डायरेक्शन में देखो, 1 पॉइंट पे देखो फोर्स क्या है, कोई है, बिल्कुल है, डायरेक्शन सेम है, नहीं है, नीचे आ रही है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -12 EI/LQ, -12 EI/LQ आ गया, ठीक है। अब K23 की बात करते हैं। 23 का मतलब 3 डायरेक्शन में यूनिट डिफ्लेक्शन, यूनिट लोड इन 2 डायरेक्शन ड्यू टू द डिफ्लेक्शन इन 3 डायरेक्शन, ठीक है। क्या है तो अब हम इसको बस देखने के बाद ये कुछ नहीं देखते, ये डायग्राम बन चुका है। अब हम सीधे 2 डायरेक्शन में देखते हैं, 2 जगह आते हैं। सेकंड जगह मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट देखते हैं, हमारे पास आ रहा है, तो बस उस सेंस में लिख देते हैं। बाकी चीज़ें हमें कुछ नहीं देखनी, क्योंकि वो हम बना चुके हैं ऑलरेडी। K33 जाना है, 3 पे जाओ, भूल जाओ, 3 ये रहा, ऊपर जाने में, ऊपर जाने पर कुछ जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये रहा हमारे पास 12 EI/LQ, ठीक है। लास्ट आता है 4 3 हम भूल जाते हैं, 4 डायरेक्शन जाते हैं। 4 इसको देखते हैं, इधर जा रहा है, 4 इसको देखते हैं, अपोजिट जा रहा है, तो हो जाएगा -6 EI/L², हो गया उसका सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस स्टिफनेस मैट्रिक्स के कंपोनेंट को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इजी तरीका हो जाता है अगर हम ये डायग्राम स्टैंडर्ड केस को बना लेते हैं। अब आता है लास्ट कॉलम, जो हमारा है 4th डायरेक्शन में, जो हमको यूनिट रोटेशन देना है, क्योंकि 4th डायरेक्शन में हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, 4th डायरेक्शन में हमको गिवन है रोटेशन 4 3 2 1, ठीक है। तो 4th डायरेक्शन रोटेशन में केवल एक ही केस है जिसमें उस पॉइंट को हम हिंज कर देते हैं, सेकंड पॉइंट को हम फिक्स कर देते हैं और मूवमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बनाते हैं बढ़िया तरीके से फोर्स को। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सिंपल इस एंड को हम फिक्स कर देते हैं, इस एंड को हम हिंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम देते हैं θB, ठीक है। कोई पॉइंट को भी मान लो, θB दे दिया। अब नीचे से झुका दिया तो उसके अपोजिट मूवमेंट आ जाएगा 4 EI/L इंटू θB, ठीक है। इसका अपोजिट का, इसका साथ देने के लिए और आधा भाग इधर आ जाएगा, साथ देने वाला भाई, लेकिन छोटा भाई, क्योंकि ये आधा रहेगा, 2 EI/L इंटू θB, ठीक है। अब इन दोनों भाइयों ने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर दिया, तो इसको रोकने के लिए रिएक्शंस आ जाएंगी जो क्लॉकवाइज मूव करेंगी, ठीक है। रिएक्शंस कितनी कितनी होंगी, रिएक्शंस हम जानते हैं होती हैं 6 EI/L² इंटू डेल्टा, नीचे साइड में 6 EI/L²/डेल्टा, ठीक है। अब बस ये बनाना है। अब हमको यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे आया, क्योंकि ये कैसे आया इसको हमने स्टैंडर्ड केस में देख चुके थे, और वहाँ उसके बाद भी ये पर्टिकुलर 4 EI/L कैसे आया, तो उसके लिए सोल्व डिफ्लेक्शन मेथड में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक देख लेना, ठीक। तो ये वहाँ पर स्टैंडर्ड केस बन चुका है। अब हम सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, मीन्स जो 4th कॉलम है उसमें स्टिफनेस वैल्यू को रखते हैं, ठीक है। तो K14 की वैल्यू स्टार्ट करते हैं, K14 से स्टार्ट करते हैं K14 से, K14 से 1/4 में। अब हमको क्या देखना है, केवल 1 देखना है, क्योंकि 4 का तो डायग्राम बना लिया है। 1 का मतलब है कि ऊपर डायरेक्शन में लोड जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन में डायरेक्शन एरो जा रहा है, तो ऊपर डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू बताओ, है हमारे पे ऊपर डायरेक्शन में 6 EI/L²। डायरेक्शन सेम है तो साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा K24, 4 को इग्नोर करो, 2 को देखो, केवल 2 में क्या हो रहा है, क्यों रोटेशन जा रहा है, रोटेशन जा रहा है, तो क्या इस पॉइंट पर रोटेशन है, बिल्कुल है, लेकिन साइन चेंज है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2I/, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आते हैं K34 की बारी। K34 में हमको 4, क्योंकि 4 का डायग्राम बना लिया है, तो 3 को देखते हैं। 3 में क्या है कि ऊपर डायरेक्शन में लोड जा रहा है, 3 के इधर पॉइंट पे जाते हैं तो नीचे डायरेक्शन में हमारे पास, तो माइनस साइन हो जाएगा, क्या दिक्कत है, 6 EI/L²,
लास्ट हम बात करते हैं K4 तो 4 में क्या है देखना, उसी सेंस में चीज़ें जाती हैं, तो हो जाएगी 4EI/। तो हमने इस क्वेश्चन में सारे कॉलम सॉल्व कर लिए हैं, सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब हम से सारे वैल्यूओं को अपने मैट्रिक्स में पुट करते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ मैच करनी। अब बिल्कुल करेंगे क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में कर लिए हैं कि प्रॉपर्टीज मैच करने लगी हैं। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं और प्रॉपर्टीज मैच कराते हैं। ठीक है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स हम बनाते हैं। ठीक है, पहला कॉलम की बात करेंगे। ये रहा पहला कॉलम। K11 की वैल्यू 12EI/L3, K21 की वैल्यू -6 और K31 -12 और K41 6। ठीक है, पुट करते हैं। -6EI/L², दिस इज -12EI/L3 और ये 6EI/L²। काफ़ी बड़ा हो गया, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके, माइनस, हाँ सही है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, पहला कॉलम बना लिया। दूसरा कॉलम भी बना लेते हैं। दूसरा कॉलम क्या कहता है? दूसरा कॉलम में हमारा -6EI/L², 4EI/L प्लस और माइनस। ओके, -6EI/L², 4EI/L, 6EI/L², -2EI/L। ठीक है, अब अगर ठीक है -EI/L सही है अपना। अपन थर्ड कॉलम को देख लेते हैं। -12EI/L, 6, 12 और सेम ही रहेगा, बस इसमें साइन चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल, हाँ सेम ही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि ये उसका ही भाई है, एक तरीके उसका अपोजिट केस है। L³ माइनस का 6EI/L² पॉजिटिव का, 12EI/L³ पॉजिटिव का, -6EI/L² नेगेटिव का। और लास्ट हम देखते हैं अपना फोर्थ कॉलम जहाँ पर 6EI/L -2 माइनस और 4, वो भी इसका अपोजिट हो जाएगा। -6EI/L² माइनस 4EI/L 4EI/L, ये हो जाएगा -6EI/L², ये 2EI/। काफ़ी बड़ा है लेकिन इससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। दिस इज़ 4/4 का स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा था लेकिन चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेते हैं। ठीक, बिल्कुल। क्या यहाँ पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो नॉन नेगेटिव हैं? बिल्कुल नॉन जीरो नेगेटिव है, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं है, पहली बात दिख ही रहे हैं। नेगेटिव है क्या? नेगेटिव भी नहीं है, तो हमारा पहला केस सही हो जाता है। दूसरा यहाँ पर आएगा हमारे पास पहले K12 इजकल टू K21, K12 K21, K13 इजकल टू K31, K13 K31, K14 इजकल टू K41, K41 बराबर, और भी बहुत कुछ आएगा, ये भी देख लेते हैं, इसके बराबर है। ठीक है, इसके बराबर है। ये, हाँ ठीक है, ये भी इसके बराबर है। एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया शायद। हमारे पास फोर्थ में, हाँ ये 2EI आएगा यहाँ पर, या 4EI कर दिया है, हाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। ओके, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, कुछ नहीं है। निकाला हमने, सही है। देखिए
निकाला हमने, सही है, लिख उल्टा दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं -2 है ये अपॉन है, लिख देते हैं 4 ये अपॉन है, ठीक है, बिल्कुल सही निकाला है। अब बाकी ये भी चेक कर लेते हैं, ये इसके बराबर है। क्यों इसमें हमें एरर दिखी? क्योंकि ये कंपोनेंट हमेशा बराबर होंगे। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है सिंपल मैट्रिक्स का, आपको मैट्रिक्स गिवन है और ये पूछा गया है कि वो मैट्रिक्स सही है या गलत है, तो आपको बस ये देख लेना, डायगोनल एलिमेंट देख लेते हैं पहले, फिर आपको सिमेट्री देखनी होती है। अगर सिमेट्री सेम है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो सही होगा, अगर चारों में ऐसा होता है तो। अगर दो में ऐसे होते हैं, दो ऑप्शन में, तो आपको सॉल्व करना होगा, अदरवाइज ये सारा क्वेश्चन आपका सही है। तो ये पूरा आपका एक्सेप्टेंस मैट्रिक्स है, जिसमें कि अपन ने टिपिकल क्वेश्चन देखे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा अब इस दोनों मेथड को जानने के बाद आपको बीम में फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस मैट्रिक्स बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आप सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी मेथड्स के और एक्सेप्टेंस मेथड्स के। इतने बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं तो 10 मार्क्स से 12 मार्क्स के आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी तरीके से हो जाएंगे। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।